हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग को क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 3 पढ़ाया जाएगा। और इस चैप्टर 3 मतलब अध्याय 3 का जो नाम है वो प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। और इस चैप्टर में आज आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का नियम और प्रकाश के अपवर्तन का कारण और प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण को केवल पढ़ाया जाएगा। बाकी कुछ टॉपिक्स जो रह जाएंगे उसको अगले टर्न में और अगले वीडियोज में पढ़ा दिया जाएगा। तो आज आप लोग को सबसे पहले हम पढ़ाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और उस अपवर्तन के दोनों नियम क्या होते हैं। जिस प्रकार से आप लोग पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन तथा उसके दोनों नियम, तो उसी प्रकार से ठीक प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं और इसके दोनों नियम क्या होते हैं। और यह दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड जो हैं उन दोनों में बहुत बार पूछा गया है। अर्थात देखा है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार आने का चांस भी बहुत ज्यादा है। तो देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा फिगर हमको क्लियर करना होगा। उस फिगर को हम बनाते हैं और समझाते हैं। मान लीजिए कि यह एक रखा गया, आपका कांच रखा गया है, मतलब शीशा रखा गया है। क्या रखा गया है? कांच या शीशा, जिसे इंग्लिश में आप लोग ग्लास भी बोल सकते हैं। और यहाँ एक किरण आपतित हुआ, और जहां पे यह किरण आपतित होता है या किसी सतह पर पड़ता है तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पे यदि लंब डाल दें तो यह कहलाता है आपका अभिलंब। और हम लोग के हिसाब से यह किरण आपका यह सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यह सीधे जाता नहीं है। और यहाँ जो बाहर वाला माध्यम है वह वायु है, और यह जो किरण है यह आपका आपतित किरण है, आपतित किरण है। और यह जो बीच में खींचा गया है, लंब डाला गया है, यह क्या होता है? आपका अभिलंब, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है। तो इस किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे जाता नहीं, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। या तो कभी कभी अभिलंब की ओर झुक जाता है, कभी कभी अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इस कंडीशन में आपका अभिलंब की ओर झुकेगा। तो यह जो अभिलंब की ओर झुक के यह किरण गई है तो इसे कहते हैं हम लोग अपवर्तित किरण। ठीक। तो इस किरण को सीधे न जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा जो विचलित हो रहा है, अपने मार्ग से थोड़ा सा इस साइड में हो रहा है या कभी कभी उस साइड में हो जाता है, तो यही जो घटना घटित होगा इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक। तो अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे? तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से, एक माध्यम वायु है ना और दूसरा माध्यम आपका कांच है, तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप कहेंगे विचलित होने का मतलब? तो विचलित होने का मतलब कि अपने मार्ग से इधर उधर हो जाना। तो अपने मार्ग से कभी कभी अभिलंब की ओर झुक जाता है, कभी कभी अभिलंब से दूर हट जाता है। तो अब इसको समझने के लिए यहां पर देखिए अभिलंब की ओर झुका क्यों है, तो इसके लिए हम लोग को सघन और विरल माध्यम समझना होगा। लेकिन उससे पहले यह परिभाषा आप लोग को अच्छी तरह क्लियर हो गया हो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। विचलित होने का मतलब कि अभिलंब की ओर झुक जाना या तो अभिलंब से दूर हट जाना। यदि सीधे निकल जाएगा तो वह अपवर्तन की घटना नहीं कहलाएगी। ठीक। तो लेकिन यह अभिलंब की ओर कभी कभी अभिलंब की ओर झुकता है, कभी कभी अभिलंब से दूर हटता है। क्यों हटता है? तो यह सघन और विरल माध्यम के कारण होता है। सघन और विरल माध्यम के कारण होता है। एक माध्यम होता है सघन और एक होता है विरल, जिसे इंग्लिश में डेंसर मीडियम और इसे बोलते हैं रेयर मीडियम। तो सघन और विरल माध्यम होता क्या है? यदि मान लेते हैं कि दो माध्यम लेते हैं, तो पहले माध्यम, माध्यम को मतलब रास्ता, प्रकाश के चलने के लिए जो रास्ता प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? माध्यम कहेंगे। तो दो माध्यम में से जो पहला माध्यम मान लेते हैं कि पहले माध्यम, जो माध्यम के कण हैं बहुत पास पास हैं, तो जब माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं तो उस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? सघन। और यदि माध्यम में माध्यम के कण अपेक्षाकृत दूर दूर होंगे तो उसे कहते हैं हम लोग विरल माध्यम। तो यहां पर देखा है तो वायु क्या है? आपका विरल है और कांच क्या है? सघन है। क्यों? क्योंकि वायु के जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, अपेक्षाकृत क्या होते हैं? अधिक डिस्टेंस पे होते हैं। और जो कांच के पार्टिकल्स या कण होते हैं वो अपेक्षाकृत बहुत पास पास होते हैं। तो इसका मतलब कांच क्या है? आपका सघन है और वायु क्या है? विरल है। जिसमें माध्यम के कण पास पास होंगे वो सघन होगा, इसका मतलब कांच सघन है। और जिसमें माध्यम के कण अपेक्षाकृत अधिक डिस्टेंस पर रहेंगे
तो वह क्या होगा, आपका विरल होगा। इसका मतलब वायु क्या है, विरल। तो जब कोई प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक, यही उल्टा, तो उल्टा फिगर को हम यहां पर समझा देते हैं। जैसे ये आपका कांच है, अब प्रकाश किरण कांच से वायु में आने वाला है। यहां से हम एक किरण भेजे तो यहां पर क्या है, आपका अभिलंब है, और यहाँ पर जो है आपका क्या है, आपतन बिंदु है। तो इस किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था। देखिए यहाँ कांच है और कांच से बाहर आपका वायु में आ रहा है। कांच से किस में आ रहा है, वायु में। यह कांच है, यह प्रकाश किरण कांच से वायु में आ रहा है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा था। अपवर्तन की घटना तो होगा ही। तो यह जब किरण यहां से यहां आएगा दूसरे माध्यम में, तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, मतलब कि अपवर्तन की घटना हो जाएगी। तो यह जब विचलित होगा तो इस समय ऐसे अभिलंब पे दूर हट जाएगा। क्यों, क्योंकि अब सघन से विरल में आ रहा है। तो कभी भी यदि प्रकाश सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब पे दूर हट जाता है, और यदि विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। यह पेपर में पूछा जाता है कि यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा, तो क्या होगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगा। और यदि सघन से विरल माध्यम में आ रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा। क्लियर हो गया होगा। और यह जो घटना घटित हो रहा है, मतलब कि प्रकाश किरण को मुड़ जाने की जो घटना घटित हो रही है, वही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। परिभाषा आप लोग को पहले क्लियर कर दिया गया था। ठीक, और यहाँ जो बिंदु है इसे आपतन बिंदु कहते हैं, मतलब यहाँ और यहाँ जो है, और यह जो है अभिलंब है, और यह जो है आपतित किरण है, और जो अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। और सघन और विरल माध्यम भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब हमको समझना है कि अपवर्तन के दोनों नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम समझिएगा, आपतित किरण, और यह क्या है, अपवर्तित किरण, और यह क्या है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में या तल में होते हैं। यही पहला नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही समतल में है। देखिए एक ही सतह है ना पूरा, तो इसी तल में है आपका। ठीक, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा नियम समझने के लिए हमको यहाँ का कोण और यहाँ का कोण समझना होगा। तो यहाँ के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यदि यहाँ पर आपतन कोण का परिभाषा देखा जाए, आपतन कोण का परिभाषा देखा जाए, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वह आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। और दूसरा नियम समझने के लिए एक पॉइंट और समझना होगा। आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, जिसमें आप लोग को बताया गया होगा कि साइन को हिंदी में क्या बोला जाता है, साइन को हिंदी में ज्या बोला जाता है, ज्या। तो इस शब्द का प्रयोग होगा और इसका प्रयोग करते हुए दूसरा नियम बनेगा। तो दूसरा नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का सेकेंड लॉ। दूसरा नियम क्या है, तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण मतलब आर, अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं या अनुक्रमानुपाती होती हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। इतना लिखने के बाद नीचे लिखेंगे अर्थात, अर्थात लिख के यह लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका सूत्र का डेरिवेशन कर देंगे यहीं पर। तो यह समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगेगा, और बराबर लगाते हैं तो एक नियतांक आता है, और नियतांक का हर फार्मूला के लिए पहले से ही निश्चित किया गया है। तो इस फार्मूला के लिए नियतांक क्या होगा, यन होगा। अब उसके बाद यदि हम यन को वही प्रयोग देते हैं, आर यहाँ गुणा में दरा, अगर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन आई बटा के साइन आर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका यन। तो यन को इस साइड में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा साइन आई बटा के साइन आर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला का डेरिवेशन भी हो गया। और यहाँ पर जो यन है, इसे हम लोग नियतांक जो करें, इसका एक अलग से नाम भी दिया गया है, जहां यन बराबर, जहां एन बराबर होता है अपवर्तनांक, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। अपवर्तनांक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है यन को। ठीक, यन अपवर्तनांक है। आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। और यह जो दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन का जो सेकेंड नियम है, इससे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं।
सेकेंड नियम को इफ्नेल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में इफ्नेल ने भी बताया था। ठीक, तो यदि कभी कोई पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, तो यह दोनों नियम लिखेंगे। ठीक, और यदि केवल कोई पूछे कि इफ्नेल का नियम लिखे, तो इफ्नेल के नियम में केवल यह प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिखेंगे। वो भी क्या लिखेंगे कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होती है। फिर अर्थात लिखकर यह पूरा क्या करेंगे आप लोग, छाप देंगे। तो इफ्नेल का नियम हो जाएगा, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी हो जाएगा। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम क्या है। ठीक, अब उसके बाद इस प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि वायु में जो प्रकाश की स्पीड होगी या प्रकाश की चाल या प्रकाश का जो वेग होगा, चाल नहीं प्रकाश का वेग ही बोला जाता है, तो वायु में जो प्रकाश का वेग होगा कुछ और होगा और कांच में प्रकाश का वेग कुछ और होगा। तो देखिए यहाँ अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, अलग अलग है, जिसके कारण यह अपवर्तन की घटना होती है। सीधे बोलेंगे भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण अपवर्तन की घटना होती है। यदि दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग एक ही हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका अपवर्तन की घटना बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यदि कोई पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण अपवर्तन की घटना होती है। तो यह हेडिंग भी क्लियर हो गया कि काज ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या कारण है, मतलब कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो यह आप लोगों को क्लियर हो गया। अब उस हेडिंग पर जाने से पहले थोड़ा सा कुछ और भी बातें बता देते हैं। कब कब आपका यह अपवर्तन की घटना नहीं होता, मतलब प्रकाश के मुड़ने की घटना नहीं होता है। यदि यह जो किरण हम ऐसे भेज रहे हैं, यह बिल्कुल यहाँ अविलंब से भेजें, तो यदि यह किरण अविलंब से आपतित कराएं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यह प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी वह मुड़ेगा नहीं, वह सीधे निकल जाएगा। ठीक, अर्थात जब यह अविलंब से जाएगा तो उस समय आई का मान और आर का मान दोनों शून्य हो जाएगा, मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों शून्य हो जाएगा। अर्थात वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, मतलब कि अपवर्तन की घटना नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब यह प्रकाश किरण अविलंब से आपतित होगा तब वह सीधे निकल जाएगा। ठीक, एक पॉइंट और, यदि इस सतह से यदि प्रकाश किरण को आपतित कराएं तो यहां से भी वह सीधे निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया ही नहीं, वो सतह पर था आपका। इस समय भी अपवर्तन घटना नहीं होगी। और आपका अपवर्तन घटना कब नहीं होगी, जब इस माध्यम में प्रकाश की चाल और इस माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाए तो भी अपवर्तन की घटना नहीं होगी। और यदि दोनों माध्यम एक ही रहेगा तो भी अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो कब कब अपवर्तन की घटना नहीं होती आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर कर दिया गया है। तो अब आगे चलते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और है, यहां पर जब प्रकाश की किरण है यहां एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में आता है तो उसका देखिए सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ बदलने का मतलब उसका रंग बदल जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। लेकिन एक पॉइंट जो ऐसा है जो कि कभी नहीं बदलता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, तो वह होता है आपका आवृत्ति। यह कई बार पूछा गया प्रश्न, जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कि यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, मतलब कभी नहीं बदलता है। तो वह कौन सा गुण है, तो वह आवृत्ति है, मतलब फ्रीक्वेंसी है। ठीक, या सीधा ऐसे भी प्रश्न उठा सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन सा मान अपवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। तो वह क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यह हेडिंग भी आप लोग को अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन की कारण क्या है। और यहाँ पर जो कुछ आपके स्टार पॉइंट बताए गए हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपवर्तन के उदाहरण पर। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि वीडियो आपका क्लीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो अच्छी तरह से क्लीन आ रहा है। तो अब चलते हैं अपवर्तन के उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए इससे एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलता है दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में हम लोग के। तो आप लोग देखेंगे कि यदि कोई कांच का ग्लास रहता है, यदि कोई कांच का ग्लास ले ले और इसमें वाटर भर दें, मतलब जल भर दें, ठीक है, और इसमें एक छड़ या पेंसिल लेते हैं और यहाँ पर ऐसे पेंसिल को रख देते हैं। जब यह पेंसिल यहाँ आएगा तो आप देखें कि यहाँ जब यहाँ तक इसको आना चाहिए था, इसके बाद इसको सीधे निकलना चाहिए था, तो वो सीधे निकलकर थोड़ा सा ऐसे चला जाता है, हल्का से मुड़ जाता है। तो इसका यहाँ पर देखिए अपवर्तन की घटना हो रहा है कि नहीं। तो यह क्यों रहा है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है प्रकाश, यह वस्तु जा रहा है, जिसकी वजह से यह टूटा हुआ या मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो यह पहला एग्जाम्पल हो गया।
कि जब भी कोई प्रकाश, या सीधे बोल सकते हैं कि किसी बीकर में या वो भी किसी कांच के ग्लास में जब कोई पेंसिल या छड़ रखते हैं तो वह टूटा हुआ या मुड़ा हुआ दिखाई देता है, या आपके अपवर्तन का फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल, जो स्विमिंग पूल होता है, तो स्विमिंग पूल का जो फर्श होता है तो वो फर्श थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, यह भी अपवर्तन का दूसरा एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल, जो तारे होते हैं आकाश में तो वह अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा अपेक्षाकृत कुछ ऊपर दिखाई देते हैं, तो यह अपवर्तन का तीसरा एग्जाम्पल हो गया। और आपका एग्जाम्पल देखा है तो जो तालाब की गहराई होती है तो वह वास्तविक गहराई से हम लोग को कुछ कम गहराई दिखाई देता है, जब हम लोग उसमें प्रवेश करते हैं तब आभास होता है कि नहीं गहराई बहुत अधिक है, लेकिन ऊपर से देखा जाए तो गहराई थोड़ा सा कम महसूस होता है, तो यह भी अपवर्तन का ही कारण है। या और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे सूर्योदय सुबह होता है तो सूर्योदय होने से पहले सूर्य दिखाई देने लगता है, या कभी कभी होता है शाम में कि सूर्यास्त जब हो जाता है तो भी 1-2 मिनट तक सूर्य दिखाई देता ही देता है अपने स्थान पर। यह सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। और यह उम्मीद है, और यहाँ तक एग्जाम्पल यह जो होता है आपका, जो तारे टिमटिमाते हैं तो यह भी अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। जो नाइट में आप लोग के तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो वह भी अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। तो उम्मीद है कि आपका अपवर्तन के उदाहरण भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे मैं आपका सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है, उससे संबंधित जो फार्मूला होता है, और किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है, उन सभी फार्मूला को आप लोग को अगले टर्न में अच्छी तरह से क्लियर करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और हमारे हर वीडियोज को आप लोग प्राप्त करते रहने के लिए इसे हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियोज।